नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औजांक आईएएस अकेडमी में। हमारे जो माइंड मैप के सेशन चल रहे हैं जिसमें हम अलग-अलग माइंड मैप्स को हर रोज डिस्कस करते आ रहे हैं, जिनसे कि आपका करंट अफेयर्स में जो चीज़ें रहती हैं उनके बारे में आपका जो नॉलेज है वो बूस्ट हो सके, उसके लिए हमने पूरी ये सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रखी है। इसी की कड़ी में आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करना जा रहे हैं, दैट इज आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। ये एक सर्वेक्षण है, एक सर्वे है जिसकी की रिपोर्ट आई है 2021 की रिपोर्ट जो है वो अभी-अभी रिसेंटली मॉस्पी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, हिंदी में जैसे हम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो हमें देखने को मिलती है। क्या है ये रिपोर्ट, क्या काम आती है, सारी चीजों को समझने का प्रयास हम करते हैं। और ये कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी से जुड़ी हुई है, तो भारत में किस प्रकार की बेरोजगारियां जो हैं वो देखने को मिलती है उसे भी हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस रिपोर्ट की बात करूं, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, पीएलएफएस के नाम से इसे हम जानते हैं। ये नियत समय अंतराल पर एक समय अंतराल जो था, एक टाइम का गैप जो है, प्रॉपर टाइम की गैपिंग के साथ में प्रस्तुत होने वाली एक रिपोर्ट है जो बेसिकली अप्रैल 2017 से स्टार्ट हुई थी। और ये क्या काम करती है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के बारे में डेटा जो है वो अवेलेबल करवाती है। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा सरकार के पास में अच्छे से अवेलेबल होगा तो सरकार अपनी पॉलिसीज जो है, आगे की नीतियां जो है वो अच्छे से बना पाएंगी। उनको ड्राइव करने के लिए एक डेटा की जरूरत होती है। डेटा के अनुसार ही हम चीजों को समझ पाते हैं कि यहाँ ये चीज में हम लैग कर रहे हैं, यहाँ इस चीज में हम अच्छा कर रहे हैं। डेटा के अनुसार ही हमें ये समझ आता है। और ये डेटा जब अवेलेबल होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो सरकार अपनी नीतियां बना सकती है कि इस क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी ज्यादा है या इस क्षेत्र में बेरोजगारी हमें ज्यादा देखने को मिल रही है, उसी के अनुसार नीति निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है ये अपना प्ले करती है, खास तौर से पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्माण में बहुत बड़ी सहायक भूमिका अपनी ये निभाती है। इसके क्या उद्देश्य होते हैं, ये दो प्रमुख उद्देश्यों पर काम करती है। पहला, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, करंट वीकली स्टेटस जो होता है उसको शहरी क्षेत्रों के लिए 3 महीने के लिए ये देखती है। यानी जो अर्बन एरियाज होते हैं, शहरी क्षेत्र होते हैं, वहां पर 3 महीनों में बेरोजगारी के आंकड़ों में क्या परिवर्तन आए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, घटी है, अगर बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है, घटी है तो कितनी बढ़ी है। डेटा जो है, आंकड़े जो है वो हमारे लिए उपलब्ध कराती है, जिसमें श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर, इन सारे डेटा को जो है कलेक्ट करने का काम ये करती है। तो पहला काम इसका होता है शॉर्ट टर्म में 3 महीने में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा जो काम इसका है वो ये है कि लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हमें बेरोजगारी क्या देखने को मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या देखने को मिल रहा है। इन दोनों चीजों का एनालिसिस जो है पीएलएफएस करती है। एक शॉर्ट टर्म यानी 3 महीने, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का मतलब, लघु अवधि दीर्घ अवधि का मतलब यहाँ पर 3 महीने। 3 महीने से कम का समय शॉर्ट टर्म, 3 महीने से ज्यादा समय लॉन्ग टर्म या दीर्घ अवधि हमें देखने को मिलता है। तो इन दोनों पर ये काम करती है। इसके अलावा जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है वो क्या क्या कहती है, देखिए बेरोजगारी दर के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो बेरोजगारी दर जो है वो 2020-21 में कम हो गई है। अभी का जो डेटा है 2020-21 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 2019-20 में यह दर 4.8% थी, 4.8% थी, जो कि अभी कम होकर के 4.2% पर आ गई है। यानी अब बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमें कम देखने को मिल रहा है पिछले साल की तुलना में। ग्रामीण क्षेत्रों में 3.3%, जबकि शहरी क्षेत्रों में 6.7% की बेरोजगारी दर दर जो है वो दर्ज की गई है। यानी रूरल एरियाज में हमें ऐसा स्टेटमेंट भी प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है कि रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कम है जबकि शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। तो वैसा कुछ स्टेटमेंट अगर हमारे सामने आ जाए तो वो सही स्टेटमेंट हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा श्रम बल भागीदारी दर, LFPR जिसे हम कहते हैं, जनसंख्या में जो श्रम बल है, अर्थात काम करने वाले या काम की तलाश करने वाले जितने भी लोग हैं, उनका प्रतिशत पिछले वर्ष के कंपैरिजन में बढ़ करके 40.1% से बढ़ करके 41.6%, 41.6% जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। यानी ऐसे लोग, जनसंख्या में वो लोग जो कि काम करने के योग्य हैं, शारीरिक रूप से काम करने के योग्य हैं, 15 साल से छोटे बच्चे जैसे कि नहीं होते हैं, या 60 साल से ज्यादा के जो वर्ग होता है, बुजुर्ग जो होते हैं वो काम करने के योग्य नहीं होते हैं। तो बीच की जो एज होती है, 15 से 60 साल की जो एज है, काम करने योग्य होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं और काम करने की इच्छा भी रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, काम करने की कोई इच्छा नहीं है। तो काम करने की इच्छा रखते हो, काम करने के योग्य हो, उनको जनरली हम
श्रम बल भागीदार कहते हैं। और श्रम बल भागीदारी दर जो है, यानी ऐसे लोगों की संख्या जो है वो पिछले साल 40.1% थी, इस साल 41.6% जो है वो हो गई। यानी ऐसे लोग जो है वो बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। जनसंख्या जो हमारा एक संसाधन है, रिसोर्स है, वो हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में जो भागीदारी है, जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो भी बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। इसके अलावा श्रमिक जनसंख्या अनुपात, इसकी अगर मैं बात करूं तो यानी किसी जनसंख्या में मान लीजिए कहीं किसी जगह पर 100 लोग रहते होंगे, उनमें से 5 लोग जो है वो श्रमिक होंगे, तो उसे हम श्रमिक जनसंख्या अनुपात कहते हैं। तो वो श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है वो पिछले वर्ष जो है वो 38.2% था, जबकि इस वर्ष बढ़ करके 39.8% जो है वो हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग श्रम करना चाहते हैं, जो लोग लेबर करना चाहते हैं, उन लोगों की संख्या अगर हम देखें तो वो क्या दिखाई देती है हमें, बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई देते, जो कि अगेन हमारी इकोनॉमी के लिए ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं माइग्रेशन रेट, प्रवासन दर की, तो प्रवासन दर 28.9% है। शहरी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में महिलाओं की प्रवासन दर जो है वो हमें बढ़ती हुई 48% और 47.8% जो है वो देखने को मिल रही है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कितना प्रवास कर रही, 48% महिलाएं जो है वो माइग्रेट कर रही है, शहरी क्षेत्रों में जा रही है। जबकि शहरी क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनकी जो प्रवासन रेट है, माइग्रेशन रेट है, वो 47.8% जो है वो हमें देखने को मिल रही है। यानी महिलाओं का जो माइग्रेशन हो रहा है वो और भी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो भारत में बेरोजगारी के प्रकार होते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम कहते हैं, जो दिखता नहीं है। प्रच्छन्न या डिस्गाइज्ड वर्ड का मतलब ये है जो दिखता नहीं है, आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे एक खेत में, जनरली ये एग्रीकल्चर में, कृषि में हमें देखने को मिलती है। एक खेत में मान लीजिए 10 लोग जो है, परिवार के 10 लोग जो है वो काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि 10 लोग जो है वो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन अगर हम उन 10 में से 3 को निकाल दें तब भी 7 जने उतना ही प्रोडक्शन करेंगे। उस खेत से जितना उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए साल का 10 बोरी गेहूं निकलता है, तो 10 बोरी गेहूं 10 जनों के द्वारा निकाला जा रहा है। उसमें से अगर हम 3 को हटा लें किसी कारण से, उनको मान लीजिए कहीं जॉब मिल गई, वो बाहर चले गए, किसी और कारण से वो वहां से हट गए, किसी की डेथ हो गई, ऐसा कोई भी कारण रहा हो, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि 3 लोग अगर हट भी गए तो 7 लोगों से भी साल का 10 बोरी गेहूं ही पैदा हो रहा है। तो वहां पर अगर हम देखें तो वो जो 3 लोग थे वो बेरोजगार थे, छुपे हुए थे, आपको दिख नहीं रहा था। वो आपको ऐसा लग रहा था 10 लोग पूरे के पूरे यहाँ पर एम्प्लॉयड है इस खेत के अंदर, लेकिन वास्तव में उनमें से 7 लोग ही एम्प्लॉयड थे, 3 लोग जो है प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार थे, जो दिख नहीं रहे थे लेकिन वो बेरोजगार थे। ऐसी बेरोजगारी कहलाती प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो जनरली कृषि में, एग्रीकल्चर में हमें देखने को मिलती है। दूसरी होती मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो सीजन्स के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो आइसक्रीम बेचने का काम करता होगा, या कोई कंपनी जो है वो आइसक्रीम बेचने का काम करती होगी, तो वो कंपनी का जो सीजन है वो सिर्फ और सिर्फ गर्मी और बारिश का सीजन होगा। सर्दी में बहुत कम आइसक्रीम जो है वो बिकेगी। तो अब वो व्यक्ति जो है, जो उस क्षेत्र में काम कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, गर्मियों और सर्दियों के मौसम, सॉरी, गर्मियों और बारिश के मौसम में वो एम्प्लॉयड रहेगा, उसके पास रोजगार रहेगा, सर्दी के मौसम में वो बेरोजगार हो जाएगा। तो ऐसी टाइप की बेरोजगारी जो है उसे हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा होता है संरचनात्मक बेरोजगारी। यहां पर मामला आता है एजुकेशन एंड स्किल का, शिक्षा और जो कौशल है, उन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर हमें देखने को मिले। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे कपड़े पर रंगना जो है बहुत अच्छे से आता है, कपड़े पर डिजाइन जो है वो बहुत अच्छे से बना सकता है, लेकिन अब उसके लिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बचा नहीं। अब जो है इसको मैं टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी बेरोजगारी में भी डाल सकता हूँ कि अब वैसी तकनीक आ गई है जो कि उस कपड़े को मशीन से बहुत जल्दी उसकी प्रिंटिंग की जा सकती है और बहुत अच्छी उसकी प्रिंटिंग की जा सकती है। तो तकनीकी रूप से, टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो वो बहुत हायर लेवल की चीजें आ चुकी हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अब उन चीजों को सपोर्ट नहीं करता। या मान लीजिए कोई ऐसी हाईफाई टेक्नोलॉजी जो है वो हम इंडिया में ले आते हैं, जिसकी कि अब भारत में जस्ट शुरुआत जो है वो होने वाली है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसी जो बेरोजगारी होगी उसे भी हम संरचनात्मक बेरोजगारी के रूप में देखते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी का मतलब बिजनेस जो होते हैं, जनरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, वो कभी अपने पीक पर जाती है तो कभी अपने लोएस्ट पॉइंट पर भी जाती है। तो जब वो लोएस्ट पॉइंट पर जाती है तब बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, वापस जब वो अपने पीक पर जाती है तो फिर से हमें उसका जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, आईटी सेक्टर,
आईटी सेक्टर का एक बूम हुआ करता था 2004-5 के आसपास तक, लेकिन 2008 की जो मंदी आई उसमें आईटी सेक्टर जो है उससे बहुत सारे लोगों को जो है वो निकाल दिया गया, फायर कर दिया गया, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। उसके बाद लगभग 10-12 साल 15 साल का जो दौर था वो आईटी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा नहीं था। कोविड के बाद से वापस जब से वर्क फ्रॉम होम की सुविधाएं जो है वो चालू हुई, बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होने लगी, तो आईटी सेक्टर का डिमांड जो है वो फिर से हमें बढ़ती हुई दिखाई दी। तो इस टाइप की बेरोजगारी जो है वो चक्रीय बेरोजगारी के रूप में, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में देखी जाती है। नेक्स्ट आती है तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी का मतलब होता है कि तकनीक जो है, भविष्य की तकनीक जो है वो लोगों को रिप्लेस करती चली जाएंगी। जैसे आज जो एक व्यक्ति काम कर रहा है, भविष्य में कोई एक ऐसा रोबोट आ जाएगा जो 5 व्यक्तियों का काम कर रहा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम काम कर रहे हैं। हम बहुत सारी चीजों में, मेडिकल सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, आर्किटेक्चर सेक्टर में, बहुत सारी जगहों पर रोबोट्स का यूज जो है वो कर रहे हैं। तो वो रोबोट्स भविष्य की जो तकनीक है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में मिल करके, एआई, वीआर, वर्चुअल रियलिटी ऐसी चीजों से मिल करके कहीं ना कहीं मानव को रिप्लेस करती चली जाएगी, मानव को प्रतिस्थापित करती चली जाएगी, और मानव जो है वो बेरोजगार होते चले जाएंगे। बढ़ती जनसंख्या जो है उसका एक बड़ा भाग अनएम्प्लॉयड होता चला जाएगा, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस क्षेत्र में फायर जो है वो होते चले जाएंगे। इसी में अगर मैं बात करूं तो एक चीज जो हमें और देखने को मिलती है, जैसे भारत में जब से कंप्यूटर का प्रचलन चालू हुआ तो जो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहीं गवर्नमेंट जॉब में है, कहीं प्राइवेट जॉब में है, उन सभी लोगों को कंप्यूटर से इतना ज्यादा एक्वेंटेड ना होने की वजह से, इतना ज्यादा वो उससे सहज नहीं थे कंप्यूटर के साथ में, तो वो कंप्यूटर से सहजता ना होने के कारण उनको फायर कर दिया गया। बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे। अभी अभी रिसेंटली हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं, स्पेशली पीएसयूज भी हैं, उन्होंने भी अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को कंपलसरी वॉलेंटरी रिटायरमेंट जो है वो दिलवाया, जबरदस्ती दिलवाया, ताकि आप लोग जो है, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तकनीक के साथ खुद को सहज नहीं बना पा रहे हैं, तो अब हमें आपको फायर करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा, ऐसी नई पीढ़ी को लाना पड़ेगा जो कि तकनीक के साथ में सहजता से काम कर सके। तो अगेन ये भी हमारा एक टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, तकनीकी बेरोजगारी की श्रेणी में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षण बेरोजगारी। घर्षण बेरोजगारी का मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसे कोई एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो फिलहाल कहीं काम कर रहा है, सपोज मान लीजिए 10,000 रुपए प्रति माह पे काम कर रहा है, उसे कोई एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए जो 15,000 20,000 रुपए उसे प्रति माह देती होगी। वो वहां से शिफ्ट होने की कोशिश करता है, और मान लीजिए वो 10,000 की जॉब छोड़ देता है। अगले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल वो अनएम्प्लॉयड घर पर बैठा रहता है। उसके पास जॉब थी, लेकिन उसने स्वैच्छिक रूप से उस जॉब को रिजेक्ट कर दिया, उस जॉब के साथ में वो नहीं गया, और एक नई जॉब जो है उसको उसने एक्सेप्ट करता है। जब भी जितना भी टाइम लगा, मान लीजिए 6 महीने बाद करता है, 8 महीने बाद करता है, 1 साल बाद करता है, तो वो जो 6 महीने 8 महीने का जो समय है जब तक कि वो घर पर बेरोजगार था, उसे हम घर्षण बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। इसके अलावा एक और जो कैटेगरी आती है, सुभेद्य सुभेद्य बेरोजगारी या सुभेद्य रोजगार, वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम कहते हैं। जनरली कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं, स्पेशली नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है, असंगठित क्षेत्र जो है, उनके अंदर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति को आपने हायर किया, एक कंपनी है, एक मिल है जिसने एक व्यक्ति को हायर किया है, अपने यहाँ पर रखा है। हो सकता है उसे 10 दिन बाद उसका काम ना पसंद आए, 2 महीने बाद ना पसंद आए, या 2 साल बाद ना पसंद आए, वो उसे कह दे कि भाई कल से तुम मत आना। ऐसी स्थिति जो है जहां पर आपकी जॉब जो है उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, एटलीस्ट 1 महीने का टाइम पीरियड होता है आपके पास, या आपका कोई बॉन्ड साइन किया हुआ होता उस कंपनी के साथ में कि हाँ हम आपको, अगर आपको कभी फायर करेंगे भी, आपको कभी हटाएंगे भी, तो हम आपको कम से कम 1 महीने का नोटिस पीरियड देंगे, आप नोटिस सर्व करेंगे, उसके बाद आप उस जॉब से हटेंगे। तो ऐसी कोई भी सिक्योरिटी जो है वो हमें नहीं देखने को मिलती। ऐसी जनरली जो जॉब्स होती हैं उन्हें हम वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट या सुभेद्य रोजगार के रूप में देखते हैं, जहां पर सुभेद्यता जो है, वल्नरेबिलिटी जो है, वो हर समय बनी रहती है, हर जगह पर बनी, हर उस क्षेत्र में बनी रहती है, और हर समय पर बनी हुई हमें दिखाई देती है। तो उसे हम इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में डालते हैं। तो ये भारत के कुछ प्रमुख बेरोजगारी के प्रकार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं आप लोगों के लिए, जो बच्चे ऑप्शनल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो है वो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, इसकी डेमो क्लासेस जो है वो हो गई हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने इन्हें ज्वाइन किया होगा, और अगर नहीं भी किया है तो आप अभी भी ओजांक एडू ऐप जो है हमारी, उस पर जाकर के उन डेमो क्लासेस को देख सकते हैं।
और अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसके साथ में जा सकते हैं। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग ऑप्शनल है, और अगर आप इसके साथ में जाना चाहते हैं तो इसकी भी डेमो क्लासेस अभी आप लोगों ने हमारी अवेलेबल थी ओजांग एडू ऐप पर, आप लोगों ने देखी होगी। और अब आप अगर आप जाना चाहते हैं इस सब्जेक्ट के साथ में तो आप इसके साथ में जुड़ सकते हैं। अगर कोई डिटेल आप जानना चाहते हैं तो नीचे जो दिए हुए नंबर हैं या अभी जो आप सेशन देख रहे हैं उसके नीचे जो टिकर चल रहा है उसके अंदर जो आप नंबर देख पा रहे हैं उन पर आप कॉल करके बाकी की डिटेल जो है वो ले सकते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल अगर लेना चाहते हैं तो उसकी भी डेमो क्लासेस हमारी 28, 29 और 30 तारीख को हुई थी। अगर आप उसके साथ इस ऑप्शनल के साथ जाना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस में सारे ऑप्शनल जो हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। बहुत ही भारत की नामी गरामी फैकल्टीज जो है वो आपको पढ़ा रही हैं, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो आपको मिल रहा है सारे ऑप्शनल के अंदर, जहां बड़ी फैकल्टीज आपको एक नॉमिनल फी में ऑप्शनल जो है वो कवर करवा रही, जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज वाली स्थिति रहेगी। इसके अलावा आंसर राइटिंग का बैच जो है वो ओजांग सर साल में एक ही बार लेते हैं। ओजांग सर के पास में वैसे भी जो है बहुत ज्यादा उनके ऊपर कार्यभार जो है बहुत ज्यादा रहता है, तो इस वजह से वो एक ही बार इस साल में एक बार इस बैच को ले पाते हैं। तो अगर आप अभी भी चूक गए हैं इस बैच को लेने से, 2022 का जो बैच चल रहा है हमारा आंसर राइटिंग का, अगर आप चूक गए हैं तो अभी भी ले लीजिए। अभी भी बैच जो है वो रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप इसके साथ में जा सकते हैं, वरना फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेगी। जीएस मेंस का जो पेपर है उसका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 चारों पेपर की जो क्लासेस हैं, बैच जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। 29 ऑफ जून से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अभी चूक गए हैं ज्वाइन करने से, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी बहुत ज़्यादा क्लासेस आपकी मिस नहीं हुई है। हमारी ओजांग एडू ऐप जो है उसके ऊपर ये सारी क्लासेस जो है वो अवेलेबल है। आप इस ऐप को डाउनलोड करें, बहुत सारा फ्री कंटेंट जो है वो भी आपको इस ऐप पर मिलता रहता है, जैसे कि पीआईबी की क्लासेस और मैपिंग की क्लासेस, करंट मैपिंग की क्लासेस, बहुत सारा फ्री कंटेंट जो है वो आपको मिलता रहता है। हमारा एक ग्रैंड सेमिनार जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है संडे को, इस 3 जुलाई को, 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे आईएमए हाउस, इंद्रप्रस्थ मार्ग, न्यू दिल्ली में। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी से अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लें, क्योंकि बाद में सीट्स जो है वो अवेलेबल हो ना हो, बाद के भरोसे ना रहें। जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन कर लें और रजिस्ट्रेशन कर लें और बाद में इसे ज्वाइन करें, जिसके अंदर शाश्वत संगवान जो हैं जिनकी इस बार रैंक जो है 34 थी, और 96 रैंक वाली मिनी शुक्ला जो है वो दोनों आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, आपका पथ प्रदर्शन मार्गदर्शन जो है वो करेंगे। और ऐसा ही और फ्री कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो ओजांग एडू ऐप पर जा सकते हैं, हमारी ojangedu.com जो हमारी एक नई वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट अवेलेबल है, बराबर कंटेंट अवेलेबल है। जो कंटेंट इंग्लिश में मिल रहा है वही कंटेंट हिंदी में मिल रहा है, तो हिंदी मीडियम वालों को भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथ ही जो बच्चे जनरली हिंदी मीडियम के सोचते हैं कि सारी वेबसाइट्स इंग्लिश में ही मिलती है, हिंदी में हमें कंटेंट नहीं मिलता, तो उन लोगों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जैसी स्थितियां नहीं है। दोनों वेबसाइट के दोनों वर्जन जो है, हिंदी इंग्लिश दोनों जो है, प्रॉपर अपडेटेड है। हर रोज उन पर कंटेंट जो है अपलोड होता है आप लोगों के लिए, माइंड मैप्स, बहुत सारी चीजें जो हैं, फ्री कंटेंट भी बहुत सारा जो है वो उस वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप जाकर के वहां से अपने नॉलेज को बूस्ट करने के लिए जिन जिन भी चीजों की जरूरत है आप उनके साथ में जा सकते हैं। चलिए, तो आज के सेशन में आई होप कि आप लोगों को काफी मजा आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इसके साथ में टॉपिक के साथ में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे हम, और आगे की चीजों को समझने का प्रयास हम करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।